स्वागत है आपका एआई स्टोरी टाइम में, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जीवंत किया जाता है। आज की कहानी है 712 ईस्वी, सिंध की विजय और मोहम्मद बिन कासिम का अभियान। 752 ईस्वी भारत की पश्चिमी सीमा पर धूल का एक विशाल गुब्बार उठ रहा था। हजारों सैनिक, सैकड़ों ऊंट, घोड़े और उनके आगे बढ़ता हुआ एक युवा सेनापति। उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। किसी ने नहीं सोचा था कि ये अभियान केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर सिंध ही क्यों? क्या ये केवल धार्मिक अभियान था? क्या इसके पीछे व्यापारिक और प्रतिनिधित्विक कारण भी थे? और राजा दाहिर इस हमले को रोक क्यों नहीं पाए? आज हम इतिहास की इसी कहानी को तथ्यों और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर समझेंगे। तो आइए चलते हैं 1300 साल पीछे। 607 ईस्वी उत्तर भारत के महान शासक सम्राट हर्षवर्धन का निधन हो गया। उनके बाद कोई ऐसा शासक नहीं था जो पूरे उत्तर भारत को एकजुट रख सके। धीरे धीरे साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। पश्चिम में था सिंध, जहां शासन कर रहे थे राजा दाहिर। सिंध केवल एक राज्य नहीं था, ये भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अरब व्यापारी वर्षों से यहां आते थे। मसाले, रेशम, कीमती पत्थर और अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। यही कारण था कि सिंध पर नियंत्रण का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक था। उधर पश्चिम एशिया में एक नई शक्ति उभर चुकी थी, उमैयद खिलाफत। कुछ ही दशकों में उसने अरब प्रायद्वीप से निकलकर सीरिया, मिस्र, ईरान और मध्य एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। अब उनकी नज़र सिंध पर थी। इतिहासकारों के अनुसार उस समय अरब व्यापारिक जहाज़ों पर समुद्री लूट की एक घटना हुई, जिसे सिंध के तट के पास अंजाम दिया गया। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से कार्रवाई की अपेक्षा की। जब विवाद का समाधान नहीं हुआ, तब सैन्य अभियान का निर्णय लिया गया। लेकिन यह केवल एक कारण नहीं था। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और राजनीतिक विस्तार भी इस अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जाते। साल 712 ईस्वी इराक का शक्तिशाली गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ, उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाया। एक ऐसा युवा जिसकी उम्र केवल 17 वर्ष थी, मोहम्मद बिन कासिम। इतनी कम उम्र, लेकिन युद्ध की रणनीति में असाधारण प्रतिभा। हज्जाज ने उसे आदेश दिया, सिंध की ओर बढ़ो। इसके बाद शुरू हुई इतिहास की सबसे चर्चित सैन्य यात्राओं में से एक। लगभग 6000 घुड़सवार, हजारों सैनिक, रसद से भरे ऊंट और घेराबंदी के लिए बड़े युद्ध उपकरण। सेना ने मकरान पार किया और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सिंध के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह देबल पहुंच गई। देबल, जहां से समुद्री व्यापार होता था। यदि देबल गिरता तो सिंध की रक्षा कमजोर पड़ सकती थी। किले के द्वार बंद कर दिए गए। रक्षकों ने दीवारों पर मोर्चा संभाल लिया। बाहर मोहम्मद बिन कासिम की सेना, अंदर सिंध के रक्षक। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि घेराबंदी के दौरान बड़े प्रक्षेपण यंत्रों, मंगोनल कैटापल्ट का उपयोग किया गया, जिनसे किले की दीवारों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर लगातार हमला किया गया। आखिरकार देबल पर नियंत्रण स्थापित हो गया। यह अभियान का पहला बड़ा सैन्य पड़ाव था। देबल के बाद राजा दाहिर ने अपनी सेना संगठित की। हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक और सिंध की रक्षा का संकल्प। अब दोनों पक्ष जानते थे कि अगला युद्ध निर्णायक हो सकता है। सिंधु नदी के किनारे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर सिंध के शासक राजा दाहिर, दूसरी ओर युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। दोनों जानते थे कि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि सिंध के भविष्य का फैसला था। सैनिकों ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। युद्ध के नगाड़े बज उठे और इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ युद्ध शुरू हो गया। घुड़सवार, पैदल सैनिक और युद्ध हाथी मैदान में उतर चुके थे। चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया। तीरों की वर्षा, अलवारों की टक्कर और युद्ध के शंख। दोनों पक्षों ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। घंटों तक कोई भी पक्ष निर्णायक बढ़त नहीं बना सका। राजा दाहिर स्वयं युद्ध के मैदान में डटे रहे। वे पीछे हटने के बजाय अपनी सेना का नेतृत्व करते रहे। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद
युद्ध की दिशा बदलने लगी। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसी निर्णायक चरण में राजा दाहिर युद्ध में मारे गए। उनकी मृत्यु के साथ सिंध की सेना का संगठन कमजोर पड़ गया। युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। युद्ध के बाद सिंध के प्रमुख नगरों पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। इतिहासकार बताते हैं कि स्थानीय समाज और प्रशासन के कई हिस्सों को यथावत भी रखा गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में नए शासन के अनुसार परिवर्तन किए गए। सिंध अब पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र बन गया। लेकिन क्या यहीं से पूरा भारत जीत लिया गया था? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम का अभियान मुख्यतः सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रहा। इसके बाद भारत के अन्य हिस्सों में अनेक शक्तिशाली राज्यों ने लंबे समय तक अपना शासन बनाए रखा। सिंध पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद एक नया प्रशासनिक ढांचा बनाया गया। व्यापार फिर से चलने लगा। सिंध अब केवल एक सीमा प्रदेश नहीं रहा, ये भारत और पश्चिम एशिया के बीच संपर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन जिस सेनापति ने यह विजय हासिल की थी, उसे नहीं पता था कि उसकी अपनी जिंदगी अब एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। इसी बीच उमैयद शासन में राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो गए। हज्जाज बिन यूसुफ, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा था, अब जीवित नहीं रहा। कुछ समय बाद खलीफा भी बदल गया। नई सत्ता के साथ पुराने अधिकारियों की स्थिति भी बदलने लगी। इतिहास के कई स्रोत बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया गया। इसके बाद उसकी मृत्यु हुई। हालांकि उसकी मृत्यु के कारणों के बारे में अलग अलग ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। कुछ कथाएं लोक कथाओं और बाद के ग्रंथों में लोकप्रिय हैं, जबकि आधुनिक इतिहासकार उन्हें पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानते। सिंध की विजय सिर्फ एक युद्ध का परिणाम नहीं थी। इससे व्यापार, राजनीतिक संबंध और सांस्कृतिक संपर्क नई दिशा में बढ़े। हालांकि उस समय पूरा भारत किसी एक शक्ति के अधीन नहीं आया। उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली राज्य आगे भी लंबे समय तक बने रहे। आने वाली सदियों में गजनवी, गौरी और दिल्ली सल्तनत जैसे नए अध्याय शुरू हुए। 712 ईस्वी का सिंध अभियान भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके प्रभाव सदियों तक महसूस किए गए। लेकिन इतिहास की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले एपिसोड में हम जानेंगे राजपूत शक्तियों का उदय और त्रिपक्षीय संघर्ष, जब तीन महान साम्राज्य उत्तर भारत की सत्ता के लिए आमने सामने आए। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।